चलो भाई, दो बातें मैंने लिखी, राइट? मोमेंटम एंड इम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा बेटा, मैं करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिए। हाँ हो रही है। ठीक है, देखो भाई, लीनियर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का सिंबल पी है। मास को हम लोग क्या लिखते हैं? एम। और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? वी। तो स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। बढ़िया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का मतलब मैंने बताया, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और इम्पल्स को मैंने डिफाइन करा है, प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। इम्पल्स को मैंने डिफाइन करा है, लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, पूरी मीटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर दो कारें जा रही हैं और आपस में कोलाइड कर गई, तो क्या उन दोनों कारों के बीच में फोर्स लगेगा? और अगर कोलाइड हुई तो फोर्स बहुत कम होगा या बहुत ज्यादा? और वो 2 मिनट तक कोलाइड करेंगे या 2 सेकंड तक? 2 सेकंड। सिर्फ 2 सेकंड। हो सकता है 1 सेकंड, हो सकता है 1 मिली सेकंड। टाइम बहुत स्मॉल होता है। जैसे क्रिकेट में देखा जाता है कि कई बार बॉलर बॉल फेंकते हैं, बैट्समैन मारते हैं और बॉल सीधा बॉलर की तरफ आती है और कैच कर लेते हैं। देखा कभी किसी ने टीवी में? उसको टाइम दिखाते हैं और वो बहुत ही कम टाइम होता है, 0.01 सेकंड, ऐसा कुछ, 0.1 सेकंड, ऐसा, मतलब बहुत कम टाइम होता है। जब बैट्समैन बैट से बॉल को मारेगा तो बॉल बैट को टच करेगी 1 मिनट के लिए या 1 मिली सेकंड के लिए? 1 मिलीसेकंड के लिए। समझ में आया? यस सर। तो बैट्समैन ने जब बॉल को मारा तो बैट से फोर्स लगाया, स्मॉल फोर्स या लार्ज फोर्स? लार्ज फोर्स, एंड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब बैट से जब बॉल को मारते हैं उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। बढ़िया, एक बात बोली। अब थोड़ा सा और समझते हैं। क्या लास्ट क्लास में मैंने बोला था फोर्स को dp बाई dt कह सकते हैं या डेल्टा p बाई डेल्टा t? तो अगर ध्यान दो, डेल्टा t से डेल्टा t तो कट गया। तो इसका मतलब इम्पल्स का एक फॉर्मूला और तुम्हें मालूम पड़ गया है, डेल्टा p। या ऐसे भी कह सकते हैं क्या, mv माइनस u। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इम्पल्स के दो फॉर्मूले बताए, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या फिर डेल्टा p। डेल्टा p को ओपन करके तुम लिख सकते हो mv माइनस u। अब नेक्स्ट 3-4 क्लासेस तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस सुनते जाओ जो बताया जाए। डाउट है पूछो मुझसे, तो एग्जाम में तो पूछेगा सारा ये। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्स से आया ना? हाँ, फोर्स को डेल्टा p बाई डेल्टा t कह सकते हैं, ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, फोर्स इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, ये क्लियर है? चलो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखना ध्यान से। ठीक है, सबको वॉल दिख रही है जो मैंने ड्रॉ करा है? एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया, इस बॉल का मास है m और वेलोसिटी है vi का। ठीक है, तो क्या ऐसा लगता है बॉल वॉल को हिट करे और वापस आ जाए? ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है ना, ऐसा होता है। तो जब ये वापस आ रही है तब इसकी वेलोसिटी माइनस vi कैप हो जाएगी क्या? ठीक बात बोली। तो इनिशियली कितना मोमेंटम था? m इंटू वी आई कैप। जब टकरा कर बॉल वापस आ रही है तो फाइनली कितना मोमेंटम है? m इंटू माइनस वी आई। सही है। तो इम्पल्स कितना है? इम्पल्स होता है p फाइनल माइनस, तो फाइनली मुझे कितना दिख रहा है? माइनस एम वी आई कैप। और इनिशियली कितना दिख रहा है? एम वी आई कैप। तो कैंसिल आउट होगा या एड अप हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे।
यानी ये सिंपल क्वेश्चन था, राइट। इस इम्पल्स को नाम दे दिया I1, मतलब केस 1 का इम्पल्स, इजी वाला जो केस था। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि जो इम्पल्स लग रहा है बॉल पे वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इम्पल्स जो लग रहा है वो माइनस आई कैप है, मतलब लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इसका मतलब वॉल ने बॉल को पुश कर दिया है लेफ्ट की तरफ। तो केस 1 मैंने बोला इजी केस था, राइट। अब जो सेकंड बताऊंगा ये मेन है, ये आता है एग्जाम में। अब दूसरी बार मैंने जो बॉल को थ्रो करा, परपेंडिकुलर थ्रो करा है या कुछ एंगल पे थ्रो कर कुछ दिया? एंगल पे ठीक है, एंगल मान लेते हैं। कहीं से भी ले सकते हो, नॉर्मल से भी, सरफेस से भी। कहां से लेना चाहते हो? नॉर्मल से। चलो थीटा एंगल ले लो नॉर्मल से। रटना नहीं, लॉजिक समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। सर दोनों तरफ से सही है, हाँ, रिजल्ट सेम आएगा। नॉर्मल और सरफेस। मतलब क्वेश्चन में अगर नॉर्मल से बोला तो नॉर्मल के हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा। क्या थीटा मैंने सही लिखा है? यस सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही बात है। यस सर। अगर तुम लोग थोड़ा नोटिस करो तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट दिख रहे हैं मुझे। एक तो मुझे दिख रहा है v cos थीटा आई कैप, और एक दिख रहा है माइनस v sin sin थीटा आई कैप जे जे कैप। कैप होगा ना। बताओ भाई, लॉजिकल लग रही है यस सबको? ठीक है। तो इस बॉल का इनिशियली मोमेंटम कितना था? mv cos थीटा आई कैप एंड माइनस mv sin थीटा जे कैप। अगर इनिशियल मोमेंटम क्लियर हो तो आगे बात करें। तो क्या 10th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है लाइट में? याद आ रहा है? सबने पढ़ा होगा। ठीक है। तो अगर ये बॉल थीटा एंगल पे आई तो कितने एंगल पे चली गई? थीटा। ठीक है। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब जितने एंगल पे बॉल आएगी उतने एंगल पे जाएगी, जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से जाएगी। तो अब मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम लोगों को ये थीटा दिख रहा है? देखा सबको? यस सर, क्या सबको v cos थीटा दिख रहा है? सही आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई कैप। और नीचे वाला कौन है? v sin थीटा। माइनस में या प्लस में? माइनस में। ठीक बात है ना? तो फाइनली मोमेंटम कितना हो गया? फाइनली मोमेंटम मुझे लगता है तुम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए, माइनस वी mv cos cos थीटा आई कैप एंड माइनस mv sin थीटा जे कैप। ठीक है। देख लो भाई सब लोग, यस हमारा मेन इंटेंशन क्या था? इम्पल्स निकालना। जिसका मतलब क्या था? p फाइनल माइनस। तो करो और बताओ कितना आएगा। मैंने इनिशियल मोमेंटम निकाल के दिखा दिया, फाइनल निकाल के दिखा दिया। अब तुम्हें माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ध्यान रखना। तो आई कैप वाला ऐड हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा? आई के वाला ऐड हो जाएगा। बताओ भाई सब लोग, ऐड हो जाएगा। यस सर, तो क्या माइनस 2mv cos थीटा आई कैप हो जाएगा और जे वाला कैंसिल हो जाएगा? करके देखो खुद से। अगर सरफेस से करते अगर मान लो ये एंगल तुमने थीटा नॉर्मल के बजाय सरफेस से कहते तो मुझे लगता है आंसर इसका आता माइनस 2mv sin थीटा। तरीके पे ध्यान दो, तभी तो मैं कहता हूँ प्रोसेस पे ध्यान दो। जे क्या पाता वो नहीं आता आई कैप। क्या जैसे एक क्वेश्चन करने के मान लो दो एस्पेक्ट है, तो एक एस्पेक्ट मैंने करके दिखा दिया, दूसरा करके देखो, उसका रिजल्ट भी मैंने बता दिया। सेम क्वेश्चन है, अगर थीटा तुमने वॉल से लिया होता तो आंसर आता माइनस 2mv sin थीटा। और रटना मना है, सॉल्व करना है एग्जाम में। तो इम्पल्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर?
तो वेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते? बताओ भाई, वेक्टर्स तो कभी डिवाइड नहीं होते, हाँ तो डिवाइड मत कर देना। डिवीजन में नहीं करता। तो इसका मतलब वेक्टर I1 बाई वेक्टर I2 लिखना गलत है, मैंने मॉड लगाया है क्या? यस मॉड समझ में आया क्यों लगाया? वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। I1 कितना आया था मेरा, अब माइनस लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? अब तो मैं मॉड ले रहा हूँ तो माइनस नहीं लगाना। कुछ कैंसिल आउट हुआ तो क्या हमारा आंसर थीटा आ गया? वन बाई कॉस थीटा हो सकती है लिख दिया। तो एग्जाम में थीटा बताएगा 30, 45, 60 कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अप्रोच सीखो मुझसे, मैं हमेशा एक ही बात सिखाता हूँ, मुझसे साइंस सीखो, सोचते कैसे। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाओ बन जाएगा, बट मुझसे वो तरीका सीखो। बिना बुक के पढ़ाते तो ऐसे ही तो पढ़ाते, कॉन्सेप्ट रहता दिमाग के अंदर। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को उठाओगे बन जाएगा। बस ये बात समझो, इम्पल्स का बहुत क्लियर मतलब मैंने बोला है, दो मतलब है, या तो फोर्स इंटू डेल्टा टी करूंगा या फिर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इसके अलावा मैं मुझे कुछ नहीं आता। सारे क्वेश्चन आज तक मैंने इसी से बनाए, सारे, तुमसे भी सारे बन जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते जाओ। अगर ये क्लियर है तो आगे कुछ और डिस्कस करें। ये न्यूमेरिकल बन जाएगा ना? देखो एनसीईआरटी की बुक हो तो ऐसा एक सॉल्ड एग्जांपल है। इसमें केस क्या है, हम लोगों ने बॉल फेंकी है फर्स्ट केस में और वो वापस फर्स्ट केस में हमने जो बॉल फेंकी ना वो वॉल के परपेंडिकुलर फेंकी। सेकंड केस में हमने बॉल को कुछ एंगल पे फेंक दिया, वो एंगल बताएगा क्वेश्चन में, मैंने अज्यूम कर लिया थीटा एंगल है ना? एग्जाम में तो कुछ एंगल बोलेगा, कभी 30 बोलेगा, कभी 45 बोलेगा, कभी 60 बोलेगा। मैंने जनरल बता दिया क्या? अगर जनरल बन गया तो फिर तो सारा केस बन जाएगा। जनरल ही तो सबसे मेन होता है, जनरल का मतलब यूनिवर्सल, सारे केस फिट हो जाएंगे इसके अंदर। एक मिनट, मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आती है थॉट में। मैं एक ही बात मानता हूँ, क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करो, आंसर मैच हो गया परफेक्ट, नहीं मैच हुआ मुझे पकड़ो। देखो हाँ एग्जाम्पल 5.5 देखो, अभी क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना चाहिए तुम लोग, पढ़ के देखो। सॉल्व नहीं करना, घर पे सॉल्व करना, अभी बस पढ़ना है। तो मैंने एंगल कहाँ से लिया था? नॉर्मल। बाय चांस इन्होंने भी एंगल कहाँ से लिया है? नॉर्मल। तो क्या इसका आंसर सेक थी? पहले पढ़ लो की बात करते हैं। Two identical billiard balls strike a rigid wall with same speed but at different angles and get reflected without any change in speed. What is direction of force on the wall due to each ball? बताओ भाई, वॉल पे फोर्स किधर होगा? आंसर बोलना है लेफ्ट या राइट, या आई कैप या माइनस आई कैप। आई कैप, आई कैप, परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है, आई कैप होगा अगर वॉल पे बोल रहे हो तो, है ना? अगर वॉल पे फोर्स है तो कॉमन सेंस है, अगर बॉल को मारोगे दीवार पर, और मेरी बॉल किस चीज की है? आयरन की है, तो सोचो अगर मैं आयरन की बॉल को दीवार पे मार दिया किसी मशीन से बहुत तेज, तो क्या होगा? दीवार किधर गिरेगी? जिधर बॉल टकराएगी उधर ही दीवार पलट जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड, वॉल पे, वॉल दीवार पे। सही बात बोली? अगर बॉल पे पूछूं, बॉल पे, तो लेफ्ट में लगेगा, माइनस है। तो एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, दीवार की बात कर रहा है, वॉल की या बॉल की? अगर वॉल है तो आई कैप, बॉल माइनस आई कैप। सेकंड पार्ट में पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस, मैग्नीट्यूड वर्ड यूज करा राइट, क्योंकि मैंने बोला इंपल्स डिवाइड नहीं होगा। तो अभी हमने जो करा था क्या उसका आंसर सेक थीटा आया था, और बाई चांस यहाँ थीटा कितना है हमारा, तो सेक 30 कितना हो जाना चाहिए? cos 30 होता है √3/2,
2/√3 तो 2/1.7 करके देखो कितना आता है 17 बन जा 17 30 17 2 जा 34 तो 1.18 के आसपास कुछ आना चाहिए। अब देख लो इसका आंसर क्या दिया बुक में। हाँ तो वही राउंड ऑफ कर दिए 1.18 को 1.2 कर दिए। ठीक है बट इस मार्क्स के तो सिर्फ हाफ जो तुमने मार्क्स आंसर निकाला इसके तो सिर्फ हाफ मार्क्स है राइट। प्रोसेस के मार्क्स है क्या तो प्रोसेस पूरा करके दिखाना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है फाइनल मोमेंटम क्या है डेल्टा पी क्या है डिवाइड करा तब आया। ठीक है हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए और इस बार एंगल किससे दे दे है ना। तो रट्टा मत लगाना मुझे नहीं याद रहता कौन क्या है मैं तो सॉल्व करता हूँ हमेशा। अगर याद है तो अच्छी बात है नहीं याद तो कोई बात नहीं। ठीक है ना आई थोड़ा सा आइडिया लगा तुम लोगों को इसका। ठीक है ठीक है मैं चेक करता हूँ तुम लोग कितना समझ पाए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। फिजिक्स में तो बहुत कुछ बनता है ना। चलो भाई देखते हैं यू स्पीड से थ्रो करा कितने एंगल पे थीटा तो ये यू कॉस थीटा आई कैप आ गया और ये क्या आ गया यू साइन थीटा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या दिख रहा है वहां से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। सही है। चलो भाई बॉल जाकर टकराएगी ग्राउंड पर। जब बॉल टकराएगी ग्राउंड पर तो कितने एंगल पर टकराएगी थीटा। सही बात बोली। इस यू के दो कंपोनेंट होंगे एक कंपोनेंट कौन है यू कॉस थीटा आई कैप और दूसरा कंपोनेंट कौन है माइनस कॉस या साइन। सही है। अब देखा तुम लोगों ने मैंने एनसीईआरटी से दूसरा क्वेश्चन बना दिया उसी कॉन्सेप्ट से। तो फिजिक्स में बहुत 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 दिमाग चलता है टीचर्स का बहुत कुछ बना देते हैं। तो इसका मतलब बात समझना जरूरी है एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। तो जब बॉल टकराएगी ग्राउंड से तो क्या कुछ इंपल्स लगेगा तो बस लगा दो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। जब सब्ट्रैक्ट करोगे फाइनल माइनस इनिशियल तो आई वाला एड अप होगा या कैंसल आउट हो जाएगा 2mu sin थीटा जे कैप परफेक्ट। तब देख लो कॉस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे साइन वाले ऐड अप हो जाएंगे। और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वर्ड यूज करता हूं मैं फाइनल माइनस इनिशियल। हो गया। अब मैं कहता हूँ ना एक्सेप्टेंस की मोड में बैठोगे तो तुमको बहुत फायदा मिलेगा बहुत जल्दी चीज समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सुनते जाओ मैं कहीं पर इलॉजिकल बोलूँ तो बोलो सर ये लॉजिकल लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मत सोचो कि तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा प्रैक्टिस से ही आता है सबके दिमाग में प्रैक्टिस से। पहली बार देखने में मुश्किल लगता है दूसरी बार में ठीक लगता है तीसरी बार में आसान लगता है। कहाँ पर बेटा पी इनिशियल आई का मतलब इनिशियल जो मैंने आई वर्ड लिख रहा हूँ ना इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इनिशियल एफ का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूँ फाइनल। और इम्पल्स होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फिजिक्स में इतना कमाल का सब्जेक्ट है तुम्हें बहुत ज्यादा लॉजिकल लगेगा सब कुछ एकदम लॉजिक से लगेगा सीक्वेंस में चल रहा है। बस वो बेसिक बात पकड़ लो जैसे इम्पल्स मैंने स्टार्ट करा मोमेंटम स्टार्ट करा तो मैंने बेसिक बताया कि भाई ये चीज है। तो उस बेसिक को सुनोगे तो अपने आप सब कुछ बनता चला जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है अच्छा ओके। और ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है खुद से भी करोगे तो काफी कुछ हो जाएगा। ठीक है अब ये समझते हैं ध्यान से देखना क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। सही बात है। ठीक है तो मैं तुम लोगों को कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहना चाहती है देखो ये
इस थ्योरम को बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, देखना सही लिखा है या नहीं। सपोज इम्पल्स मेरा 100 है, फोर्स 50 है, तो टाइम कितना होगा 2। सही, अगर मुझे इम्पल्स 100 चाहिए और फोर्स को मैं 20 कर दूं तो टाइम कितना हो जाएगा। अगर फोर्स को मैं 10 कर दूं, अगर फोर्स को मैं 5 कर दूं, तो इस एग्जांपल से कुछ आइडिया आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं टाइम जितना ज्यादा करोगे फोर्स उतना ही कम होगा फॉर गिवन इम्पल्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है क्रिकेट में, जब हम लेदर की बॉल से खेलते हैं तो बॉल काफी टाइट होती है, बहुत हैवी होती है क्या। अब बैट्समैन ने बॉल मारी, तुम कैच करने जा रहे हो, तो क्या नॉर्मली हमारे हाथ सॉफ्ट होते हैं ना। तो अगर तुमने बॉल को कैच करा तो कैच करते टाइम हम अपने हाथ को आगे करते हैं या पीछे की तरफ करते हैं। पीछे की तरफ करते। अगर तुम हाथ आगे की तरफ करोगे तो जब बॉल तुम्हारे हाथ से टकराएगी तो बहुत तेज चोट लगती है, हाथ रेड हो जाते हैं, कई बार ब्लड भी आ जाता है, बहुत बोन टूट जाती है। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ कि उस बॉल को कैच करना आसान है या मुश्किल है। मुश्किल काम होता है, भारी होती है वो। कॉस्को की बॉल में उतना फर्क नहीं महसूस होता, बट मैंने लेदर की बॉल बोली, लेदर की बॉल बोली। और बैट से जब मारते हैं तो बहुत तेज निकलती है बॉल। तो जब भी तुम क्रिकेट में नोटिस करोगे कैच करते हैं तो कैच करते टाइम हाथ क्या करते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, क्यों करते हैं। ताकि वो स्लो कर टाइम टाइम बढ़ा दें, तो टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। बस ये यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने क्या बोला, while catching ball hands move backward for time increase and force decrease। लॉजिकल बात बोली। कैच करते टाइम बॉल को जितना देर से कैच करोगे, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे कैच करने में, फोर्स उतना कम होगा। अगर जल्दी कैच करा तो इतना ज्यादा फोर्स होगा कि बॉल हाथ से छूट भी सकती है और फिंगर्स वगैरह भी फ्रैक्चर हो सकती है, राइट। मतलब काफी ज्यादा हार्ड होती है। हाँ क्या जी, मैं फुटबॉल वगैरह जो लोग खेलते हैं वो इतनी तेज फुटबॉल मारते हैं ना कि तुमने अगर हाथ लगाया तो पूरा रिस्ट तोड़ देगी, इतना तेज फुटबॉल होता है। बैडमिंटन की देखोगे शटल, बैडमिंटन की शटल चलती है 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 450। और क्या 450 समझ में आया मैंने क्या बोला। बॉलर तो 150 पे फेंकते हैं, बैडमिंटन में सोचो क्या स्पीड होती है रैकेट की। जो शटल चलती है 450 की स्पीड से, दिखेगी नहीं तुमको। इसका मतलब मैं, हम लोग टीवी पे देखते हैं ना इसलिए हमें उतना महसूस नहीं होता। रियल लाइफ में अगर गोलकीपर हो तो और किसी इंटरनेशनल प्लेयर ने बॉल मारी तुम रोक ही नहीं पाओगे, हाथ ही टूट जाएगा। इसीलिए हेलमेट पहनते, फेस पे लगा तो बोन गई। बहुत तेज होती है, बहुत तेज। मैंने कहा नहीं, क्रिकेट में अगर बैट्समैन ने बॉल मारी और तुमने कैच कर लिया, इतनी तेज होती है कि फिंगर टूट सकती है। वो तो खेलते खेलते उनके हाथ बहुत हार्ड हो जाते हैं ना, और बहुत प्रैक्टिस रहती है, टेक्निक होती है, उससे कैच करते हैं। तो इसका मतलब मैंने बोला क्रिकेट में हमेशा कैच करते टाइम हाथ को आगे की तरफ करेंगे या पीछे की तरफ, जिससे टाइम ज्यादा हो जाए और फोर्स कम हो जाए। हाँ वही कहना चाह रहा हूँ, टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही। और अभी एग्जांपल दूंगा, और भी एग्जांपल दूंगा, देखना, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या हमने कोई ग्राफ बनाया है फोर्स वर्सेस टाइम का। ठीक है, तो पहली बात ये नोट में लिख लूं, एरिया ऑफ एफटी गिव्स इम्पल्स। तो अगर एग्जाम में कभी ग्राफ आ जाए फोर्स वर्सेस टाइम का तो इसका एरिया निकाल देना, ये एरिया क्या देगा, इम्पल्स। और नोटिस करना, मैंने एक रेड कलर से ग्राफ बनाया है और एक ब्लैक कलर से बनाया है। तो क्या ब्लैक कलर वाले में टाइम ज्यादा है,
तो ब्लैक कलर वाले का फोर्स कैसा होना चाहिए, देखा डायग्राम में, रेड वाले में F1 ज्यादा है और T1, तो मैं इस ग्राफ से ये बताना चाह रहा हूँ T2 ज्यादा है इसलिए F2 कम है, बट एरिया दोनों का सेम है। दूसरा इसका एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम लोग साइकिल, स्कूटी, बाइक जब भी चलाते हैं तो क्या उसके अंदर शॉकर नाम की कोई चीज होती है? तो हम चाहते हैं ऐसी साइकिल लो या स्कूटी लो जिसका शॉकर बेकार हो या बहुत अच्छा हो। तो नई स्कूटी का शॉकर बहुत अच्छा होता है या बाइक का, पुरानी का खराब हो जाता है या कम अच्छा होता है। तो शॉकर का मेन पर्पस क्या होता है? शौक के लिए लगाते हैं। बाइक चला रहे हो, गड्ढा आ गया मान लो बीच में, तो जब बाइक का व्हील गिरेगा गड्ढे पे तो क्या बहुत तेज झटका लगेगा? तो अगर शॉकर अच्छे हैं तो वो जो जर्क आया है वो जर्क हम तक तुरंत आएगा या थोड़ी देर बाद आएगा? तो अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा। दोबारा बोलता हूँ, ट्रेन के कंपार्टमेंट देखे सबने? ठीक है, मेरा एग्जांपल सुनना ध्यान से, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई। ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है। क्या ये दोनों कंपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं? कभी देखा है ऐसा कुछ लगा हुआ होता है? देखना, अगर नहीं देखा तो देखना। दो कंपार्टमेंट के बीच में बफर बोलते हैं इसको, बफर लगा होता है। तो जब ब्रेक मारते हैं ट्रेन में, ट्रेन का इंजन ब्रेक मारता है, सही बात है? ठीक है, ठीक है, मैंने एक और बना दिया कंपार्टमेंट, ये इंजन है। अब जब इंजन ब्रेक मारेगा तो इंजन की स्पीड कम होगी, तो क्या जो पीछे वाली बोगी इसको हिट करेगी? करेगी, उस पर ब्रेक थोड़ी नहीं लगा है, सही है? तो जब वो हिट करेगी तो अगर इनके बीच में मैंने क्या लगा रखा है, बफर या पिस्टन, पिस्टन बोलते हैं, तो क्या वो पिस्टन आपस में दब जाएंगे? तुरंत दबेंगे या थोड़ा टाइम लेंगे? तो अगर टाइम लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, तो कम फोर्स से वो पुश करेंगे, इसलिए ट्रेन डीरेल नहीं होती। अगर पुश नहीं हुआ तो पलट जाएंगी। तो ऐसा होता नहीं है ट्रेन डीरेल हो जाती है, पलट जाती है, होता है ऐसा कई बार। ट्रेन डीरेल होती ही नहीं होती है ना? अगर वो पिस्टन खराब हो जाए तो उतना तेज पुश करेगा कि पलट जाएगी, ट्रेन ही पलट जाएगी। ऐसा होता है, बहुत कम होता है। बट अगर आज से 40-50 साल पहले का स्टोरी देखा जाए, गूगल पे चेक करोगे तो उस टाइम काफी होता रहा होगा। जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट में एक्सीडेंट अब बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत कम? बहुत कम। बट आज से 50 साल पहले ऐसा थोड़ी नहीं रहा होगा, टाइम के साथ इंप्रूव किया जाता है। तो जो ट्रेन के बीच में वो पिस्टन लगाए गए हैं, बफर लगाए गए हैं, उनका काम क्या है? शॉकर है क्या वो? जैसे तुम्हारी साइकिल, स्कूटी में शॉकर है, वैसे ट्रेन के शॉकर है। तो शॉकर का काम क्या है? जब गड्ढे में स्कूटी गिरती है तो जो शॉक है वो हम तक जल्दी पहुंचता है या लेट? टाइम बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। और एग्जांपल देता हूँ, किचन के लिए जब हम लोग कप वगैरह खरीदने जाते हैं, क्रॉकरी, तो एक कप का सेट है जिसमें 6 कप्स हैं। अब याद करो, वो 6 कप एक साथ रखे होते हैं या बीच में कुछ भरा हुआ होता है? कागज वगैरह भरे होते हैं और थर्माकोल होता है। या जब भी टीवी लाते हैं हम लोग, अमेजोन का सामान जब आता है तो कई बार देखो, नोटिस करो, थर्माकोल होता है या बबल रैप होता है। तो उन सबका काम यही है, टाइम बढ़ाना, फोर्स कम करना। क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दब जाते हैं। आई हो सबको समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बुक में पढ़ोगे तो 10-20 एग्जांपल मिल जाएंगे। तो एक आइडिया क्या है हमारा, मेन पर्पस क्या है? टाइम बढ़ाना, फोर्स कम करना। जैसे दीपावली में मैं मूर्तियां लेने जाता हूँ गणेश जी की, तो जो लोग मूर्तियां बेचते हैं, देखना वो बहुत सारे पेपर के कटिंग्स होती है क्या उनके पास? तो मूर्ति को डायरेक्ट नहीं रखते, वो हमेशा क्या करते हैं? पेपर के कटिंग के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ट्रेवलिंग करने में अगर वो कटिंग नहीं रखे, कुशन की तरह काम करती है। अगर कटिंग नहीं रखेंगे तो टकरा कर टूट जाएगी। तो जो भी ग्लास वगैरह का सामान होता है, कभी भी नोटिस करना, टीवी वगैरह खासकर बड़े मोटे मोटे थर्माकोल के अंदर डालते हैं वो। फ्रिज जब लाते हैं तो जब अनबॉक्स करोगे तो उसके अंदर तुमको थर्माकोल दिखेगा। तो उसका मेन काम क्या है? ट्रेवलिंग करवाते हैं क्या उसको? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर दूर तक भेजी जाती हैं। तो जब कोरियर आता है तो कोरियर में बहुत सेफ्टी से लाते हैं या डाल देते हैं सीधा? डाल देते हैं सीधा, कुछ नहीं करते हो, उठाया डाल दिया। कोरियर वाले ऐसे करते हैं, समझ में आया?
जब आएगी वो बबल आप देखेगा ना, कई सारे बबल फूटे हुए। हाँ होता है। तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट में लाना आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल काम। इसीलिए बहुत सेफ्टी से बहुत थर्माकोल वगैरह और बबल रैप सब कुछ लगा के भेजते हैं कि ट्रेवलिंग में जब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डालते हैं, तो अगर वो या मान लो रख ही दिया ट्रक में, चलते हुए गिर गया ट्रक के अंदर ही, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। तो गिर गया तो टूट जाएगा, ना टूटे इसलिए ऐसा करते हैं। तो आई होप इम्पल्स का आइडिया सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कनेक्टेड मोशन वर्टिकल वाला, ठीक है, मतलब पुली वाला बताया था। अब कॉपी में नहीं डालो, कनेक्टेड मोशन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, एक ब्लॉक मैंने ले लिया है 10 kg का है, दूसरा ब्लॉक है 4 kg का ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, 4 kg वाले ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दिया 70 न्यूटन। अगर 10 kg और 4 kg वाला ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? 4 kg वाला निकल जाएगा, 10 kg वाला रह जाएगा। सही बात है ना? अब इन दोनों को मैंने एक रोप से बांध दिया है, सही है। तो रोप सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? टेंशन। सही बात है। जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में रोप देखो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, टेंशन। और हम चाहते हैं टेंशन हमारे पास आए या दूर जाए? बस ये रूल याद रखना, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं 4 kg को देख रहा हूं तो आराम से सोच के बताना, टेंशन राइट में लगना चाहिए या लेफ्ट में? लेफ्ट। बहुत बढ़िया, सोच लो सब लोग। अगर 4 kg को देख रहे हो तो 10 kg की साइड अब 10 kg को अगर देख रहा हूँ तो राइट, अवे अवे। सोच लो आराम से, अवे हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर 70 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा राइट साइड तो ब्लॉक लेफ्ट जाएगा या राइट? तो ये मोशन समझ में आया सबको? देखो मैंने लिख दिया मोशन। 4 kg वाला किधर जा रहा है? राइट में। राइट में जा रहा है तो राइट वाला फोर्स जाता है। तो 4 kg पर एक फोर्स है या दो फोर्स है? एक्चुअली है तो 4 फोर्स, बाकी दो मैंने दिखाए नहीं। कौन कौन से? mg एंड नॉर्मल, ठीक है। अब इनको दिखाया नहीं है, मतलब ये जो नॉर्मल है या mg, इनका मेन सिग्निफिकेंस फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में आता है। तो अगर अभी ध्यान दो तो क्या n और 4g बैलेंस है क्या? ठीक है। अब 70 न्यूटन और t दिख रहा है मुझे, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट? अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ज्यादा कौन है, टी या 70? पक्का 70 ज्यादा है, मुझे कैसे मालूम? क्योंकि 70 की तरफ चल रहा है, जितना चल रहा है वो ज्यादा होगा। तो 70 माइनस टी इक्वल टू एम ए। जैसे मैंने 4 kg को सॉल्व करा, अब मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ? 10 kg में राइट में क्या लग रहा है? टी। लेफ्ट में बताओ भाई, फ्रिक्शन है या नहीं है? अभी तो हम फ्रिक्शन नहीं जानते, ठीक है। अभी हम सरफेस कैसी मान रहे हैं? स्मूथ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ टू ब्लॉक सिस्टम, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? स्मूथ सरफेस। इसका मतलब अभी हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे। तो टी माइनस 0 किसके इक्वल होगा? एम ए। सही बात है। दोनों को ऐड करने से क्या फायदा होगा? कट जाएगा। टिकट क्या, ए कितना आ गया? ए 5 आ जाएगा। देख लो भाई सब लोग, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। टी कितना आ गया? दोबारा बताता हूँ, दोबारा सारा बताता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ,
क्या सबको N1 दिख रहा है डायग्राम में? Yes, sir. N1 किसके इक्वल है? 4 के। N2 दिख रहा है? Yes, sir. तो वो 4 kg लिखा है या 4g लिखा है मैंने? हाँ 9.8 है मतलब। अब अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल चल रहा है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्स बैलेंस है क्या? Yes, sir. तो 4 kg पर दो फोर्स दिख रहे हैं वर्टिकल, N1 और 4g बैलेंस है। बैलेंस का मतलब इक्वल है। वैसे 10 kg पे दो फोर्स दिख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, N2 और 10g, इनको मैंने बैलेंस कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। 4 kg पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं? दो। राइट में 70, लेफ्ट में t। जा किधर रहा है 4 kg? राइट साइड। जिधर जा रहा है वो फोर्स ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं कार को धक्का आगे दूंगा तो कार पीछे थोड़ी नहीं चलेगी। लॉजिकल बात है या नहीं? मैं कार को धक्का दे रहा हूँ, जिधर धक्का दूंगा उधर ही तो चलेगी कार। सोचो, सही बात बोल रहा हूँ? तो अगर ये 4 kg वाला राइट में जा रहा है तो पक्का राइट वाला फोर्स ज्यादा है। तो 70 और t में 70 ज्यादा है। और सब्ट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो 70 माइनस टी इक्वल टू ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा? ma। m यहाँ पे कितना था? 4 और a तो a था। अब मैं 10 kg को देखना चाहता हूँ। 10 kg पे 4 फोर्स लग रहे थे, जिसमें वर्टिकल तो बैलेंस आउट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल देखो, राइट में लग रहा है टी, लेफ्ट में लग रहा है 0। 0 इसलिए दिखाया जिससे तुम समझ सको कि अभी फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो उसको भी मैं कंसीडर करता। अभी हम सिंपल केस देखेंगे विदाउट फ्रिक्शन, फिर देखेंगे फ्रिक्शन वाले। तो 10 kg पर राइट में क्या लग रहा है? टी, और लेफ्ट में 0। सही। 10 kg जा किधर रहा है? राइट। सही ना? तो अगर राइट में जा रहा है तो राइट वाला फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब पक्का टी ज्यादा है 0 से। कॉमन सेंस भी है टी ज्यादा ही होगा 0 से। तो टी माइनस 0 किसके इक्वल हो गया? ma। इस बार m कितना है? 10। a आ गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दिख गई ना? उनको ऐड कर दो। ऐड करने से टी कैंसल आउट हो गया। मुझे लेफ्ट में 70 दिख रहा है, राइट में 14 दिख रहा है। 14 5 70 आ गया ये। उस ए को चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में, किसी में डाल दो जो तुमको अच्छा लगे। क्या वहां से टेंशन आ जाएगा? ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बना रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो इसको। एग्जैक्टली सेम बोला मैंने। पहला ब्लॉक कितने केजी का था? 10 kg। दूसरा ब्लॉक कितने केजी का था? चलो 4 kg। 4 kg बेटा, केजी। दोनों के बीच में रोप लगाई थी। बस एक मैंने छोटा सा चेंज क्या कर दिया, इस बार फोर्स में किस पे लगा रहा हूँ? बस अब ट्राई करो। सब कुछ सेम, बस फोर्स मैंने बदल दिया। इस बार मैं 10 kg पे लगा रहा हूँ। सबको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने की कोशिश करनी है। टेंशन आ रहा है 20। 20 किसका? वेरी गुड। 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, टेंशन 20 वाली। जिनका आंसर आ गया है वो लोग फर्स्ट और सेकंड केस को ध्यान से देखें और बताएं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और जिनका आंसर नहीं आया वो बोर्ड पे देखो भाई। क्या टेंशन तुम लोगों को दिख रहा है? अपोजिट नहीं, अवे। Away from body. अब अवे फ्रॉम बॉडी, यही वर्ड पकड़ना, नहीं फंस जाओगे। तो अगर 10 kg को देख रहे हो, पहले रोप दिख रही है? रोप कहाँ पर है? Right. Right. तो उसका अवे लगा दो 10 kg का। Right. side. 4 kg का अवे देख लो। ठीक है। तो 10 kg के लिए इक्वेशन क्या बननी चाहिए? 70 70 minus माइनस टी इक्वल टू 10। और 4 kg के लिए क्या बनना चाहिए? टी माइनस बी इक्वल टू 4 ठीक है ना? perfect. ठीक है ना? यस। नॉर्मल रिएक्शन मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो फ्रिक्शन वाले में मेन रोल प्ले करता है। चाहो तो तुम दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। N1 किसके इक्वल होगा? 4g। और N2 किसके इक्वल है? 10.
ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को ऐड करने से कुछ फायदा हुआ? ये कितना आ गया? ठीक है ना। ठीक, एक उठा के डाल दिया किसी भी क्वेश्चन में, सही है। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तब आगे बढ़े। ठीक है, इक्वेशन बनाना समझ में आया ना? ठीक है, अब मैंने बोला क्या मैंने दो क्वेश्चन करके दिखाए, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है या क्या सीखा तुमने? दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है, टेंशन डिफरेंट है। सही बात है ना। सुनना, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा। क्या दोनों क्वेश्चन में एक्सेलरेशन सेम है? चेक कर लो, दोनों में 5 है। पहले केस में टेंशन कितना था? 50, दूसरे केस में 20। क्या दोनों केस में टेंशन अलग है? ठीक है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब मैं बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, सुनना ध्यान से। टो करना जानते हो? कार को टो करते हैं, सही है। मेरे पास मारुति 800 है, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है। मेरी कार खराब हो गई, मैं तुम्हें फोन करा भैया टो करा दो, तुमने कहा ठीक है भाई। फॉर्च्यूनर लेकर के आए, एक रस्सी से फॉर्च्यूनर को और मारुति 800 को बांध दिया। टो करना समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब फॉर्च्यूनर चलेगी तो मेरी कार पीछे पीछे चलेगी या नहीं चलेगी? सही। तो क्या फॉर्च्यूनर बहुत आराम से मारुति 800 को खींच ले जाएगी? एक महीने बाद तुम्हारा फोन आया, अरे मेरी कार खराब हो गई, टो करा दो। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मना करूंगा या आऊंगा? मोस्ट प्रोबेबली आऊंगा भाई, तुम पिछली बार मेरी मदद करी है तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं आऊंगा। मैं कहूँगा चलो ठीक है आता हूँ, मैं अपनी मारुति 800 लेकर आया। अब तुम्हारी कौन सी कार है? रस्सी बांधी मैंने। अब मारुति 800 फॉर्च्यूनर को पुल कर पाएगी या नहीं कर लेगी? कर लेगी, कर लेगी आराम से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कर लेगी। बट रस्सी बहुत मजबूत चाहिए क्या इस बार? समझना मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब नहीं, अगर फॉर्च्यूनर खड़ी हो तुम हाथ से धक्का दो, चलेगी या नहीं चलेगी? तो जब हाथ से धक्का देने पे फॉर्च्यूनर चल जा रही है तो मारुति 800 नहीं खींच पाएगी? खींच लेगी आराम से, खींच लेगी आराम से। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस बार जो रोप है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। ऐसा हो जाता है, रस्सी टूट जाती है कई बार खींचने में। तो अगर भारी चीज से हल्का सामान खींचो तो खींचता चला जाएगा, कमजोर रस्सी से भी काम चल जाएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। बट अगर हल्की चीज से भारी चीज को खींचो, ट्रक को खींच रहे हो तुम मारुति 800 से, तो रस्सी से बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है उसके लिए लोहे की जंजीर लानी पड़े मुझे। हाँ मतलब मैं तुम्हारे बारे में आइडिया डालना चाहता हूँ इन एग्जांपल्स के थ्रू कि बहुत प्रैक्टिकल बात है या नहीं है। केस 1 में कौन खींच रहा था? मारुति 800 खींच रही थी फॉर्च्यूनर, देखो हल्का हल्का भारी वाली खींच रहा था। टेंशन कितना था? 50, ज्यादा टेंशन था, मतलब रोप मजबूत चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और केस 2 में 10 वाला खींच रहा था 4 kg को, भारी वाला खींच रहा था हल्के को। फॉर्च्यूनर खींच रही है 800 को, क्या होगा? आराम से खींच जाएगी, यानी थोड़ी कमजोर रोप है तब भी काम चल जाएगा। आई होप समझ में आया। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था, ट्रक बहुत आराम से कार को खींच लेगा, बट कार ट्रक को काफी मुश्किल से खींच पाएगा, ये शायद ना भी खींच पाए। तो टो करने वाले ट्रक आते हैं, देखा तुम लोगों ने? कार उठा ले जाते हैं जो, हाँ स्कूटी भी ले जाते हैं, बट मैंने तो कार को टो करते हुए देखा है। तो क्या करते हैं, वो पीछे से उठा देते हैं कार को, हम आगे से और डाल देते हैं। और आधी कार क्या होती है ग्राउंड पर, आधी कार होती है ट्रक पर, और खींच के आराम से लेते चले जाते हैं, भगाते हुए ले जाते हैं एकदम। तो वो समझ में आया। अब अगर मान लो उस ट्रक से, वो जो ट्रक है उससे वो बस को खींचना चाहे तो आसान होगा मुश्किल होगा? बस को खींचना मुश्किल काम है, कार को तो बहुत आराम से खींच ले जाएगी। तो अगर बस कभी खराब होती है तो उसको टो करना काफी मुश्किल काम होता है। मैंने देखा नहीं कभी टो करते हुए, खराब होते हुए तो रोड पे देखा सबने। किसी ने टो करते हुए देखा तो बताओ, किससे ले गए थे? मतलब वही ट्रक था या कोई दूसरा था? और बड़ा ट्रक रहा होगा। हाँ मतलब मेरे दिमाग में यही है, ट्रक को टो कर लेगा, एक बस दूसरे बस को टो कर लेगी। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस को टो करना काफी मुश्किल काम है। हाँ मतलब कर लेगा, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हल्की चीज से भारी चीज को टो कराना आसान है मुश्किल है? तुम साइकिल लेकर आगे, सर लो टो कर, मैं आपकी कार टो कर देता हूँ, होगी? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है,
आई होप ये एग्जांपल समझ में आया। तब लिखो 3 ब्लॉक सिस्टम। वो 3 ब्लॉक, हाँ अब 3 ब्लॉक सिस्टम। केस 2 है। केस 2 है। और अगर एक बार लॉजिक सेट हो गया तो चाहे 2 ब्लॉक लगाऊं, चाहे 3 ब्लॉक लगाऊं, चाहे 4 ब्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे बना दोगे तो। ठीक बात बोली, बस लॉजिक पकड़ो। चलो भाई, एक 2 kg का है, एक 4 kg का है, एक 6 kg का है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सेम रोप लगाऊंगा या अलग अलग? अलग अलग। तो अगर रोप बदलती है तो टेंशन बदलती है। नोटिस करा मैंने क्या वर्ड यूज करा? रोप बदलोगे तो टेंशन बदलेगा। ठीक है, चलो भाई, राइट साइड में मैंने फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन। तो मैं जानना चाहता हूँ 6 kg पर टेंशन किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सही बात है, नाम दे दिया T1। 4 kg पर टेंशन किधर लगेगा? राइट साइड। राइट साइड। नाम क्या है? T1। सेम रोप तो टेंशन सेम, रोप बदलेगी तो टेंशन बदलेगी। नोटिस करा? यस सर। अब 2 to 4 kg में सेम रोप है या डिफरेंट है? डिफरेंट T2। तो इस बार T2 लिखूंगा। किधर? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और 2 kg पर? राइट साइड। परफेक्ट। और फ्रिक्शन भी दिखा दिया क्या? 0। ठीक, ठीक है। यस। 4 kg पे दोनों तरफ से रोप है तो इसलिए दोनों तरफ टेंशन लगेगी। रोप का अलग टेंशन तो पक्का लगेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ 6 kg को, देखो तुम लोग, और पहले बताओ ब्लॉक पूरा सिस्टम चल किधर रहा है? सही है, तो पक्का 60 और T1 में कौन ज्यादा है? 60। तो 60 माइनस T1 इक्वल टू 6. 6। बढ़िया, सेकेंड क्वेश्चन बनाने में हेल्प करो मेरी। T1 minus 4 है। T1 minus T2 दो टेंशन। यस सर। 4 kg पर दो फोर्स दिख रहे हैं मुझे, यस सर। T1 और T2। ज्यादा कौन है? T1। मुझे कैसे मालूम T1 ज्यादा है? क्योंकि राइट साइड जा रहा है, जो राइट होगा वो ज्यादा होगा। अब 2 kg के लिए हेल्प करो मेरी, क्या लिखूं? सही है। और साइंस में कमाल बात क्या है, एक बार जब समझ में आना शुरू होता है फिर क्वेश्चन अपने आप बनता जाता है। ऐड करने से कोई फायदा होगा? T1 में गया, T2 भी गया, राइट में क्या बचा? 60 और 12 5 आ जाएगा। 5 आया। चलो भाई, किसी में डाल दो, किस में डालना चाहते हो? 0 वाला T2 minus थर्ड में डाल दें? यस सर। 10 आ जाएगा। T2 10 आ तो ये जाएगा। जगह T2 को 2a। सही है, यस। फर्स्ट में डाल दूं? सेकंड वाला हाँ सेकंड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फर्स्ट में क्यों डाला, कोई रीजन है उसका? आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आएगा। करके देखो, नहीं सर सेम ही तो आ रहा है। करके देखो। सेम चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, एक ही बात है, दोनों सेम आंसर है। सेम ही आएगा। बट मैंने सेकंड में क्यों नहीं डाला, फर्स्ट में क्यों डाला? T1 की वैल्यू तो निकाल। अगर तुमने T2 गलत निकाला तो तुम्हारा T1 भी गलत हो जाएगा सेकंड इक्वेशन से, इसलिए मैंने जानबूझ के फर्स्ट में डाला। इंडिपेंडेंट आंसर बोलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इंडिपेंडेंट आंसर निकालता हूँ। इंडिपेंडेंट समझ में आया? यस सर। सेकंड इक्वेशन में तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें T2 पता है, और फर्स्ट इक्वेशन बिना T2 के भी मैं सॉल्व कर लूंगा। तो कोशिश करो इंडिपेंडेंट निकालो। इसका मतलब परफेक्ट शॉट खेला है फिर तो कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर सेम आएगा। बट अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई तो उसका इंपैक्ट आगे नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट आंसर निकालो, कोशिश करो। कोशिश करेंगे ऐसा, कोशिश करेंगे ऐसा। अब नहीं सॉल्व हो रहा होता तो फिर मैं करता, मतलब थोड़ा चालाकी करता हूँ मैं कि फर्स्ट इक्वेशन में यूज करने से फायदा क्या हुआ? T1 आसानी से निकल गया, सेकंड से भी T1 आसानी से निकलता। बट अगर गलती से T2 मैंने 10 की जगह 100 कर दिया होता तो मेरा T1 भी चला जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट आंसर निकालूं। नहीं निकल रहा तो फिर कोई बात नहीं,
फिर डिपेंडेंट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिना ए निकाले मैं T1 नहीं निकाल पा रहा ना, नोटिस करा। तो ए सही है तभी T1 सही है। अगर तुमने ए गलत निकाल दिया तो T1 T2 तो दोनों गया। तो मैं कोशिश करता हूँ इंडिपेंडेंट निकालने की, बट जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट निकले। T2 तभी निकलेगा जब ए निकलेगा। ए सही है तभी T2 सही है। अगर ए गलत है तो T2 तो पक्का गलत है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आई। Yes, sir. आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये भी एग्जाम में आता ही आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट देख लें। उस स्टेटमेंट से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, तुम लोगों को बोलना है सही एग्जांपल है या गलत है। अगर एक हमारे पास सपोज गन है और उसमें बुलेट है, तो हम में से सब लोगों ने आज तक बुलेट फायर करी होगी या नहीं करी होगी? मैंने भी नहीं करी, कभी नहीं। हमने सब टीवी में देखी है। अगर करी तो बड़ी बात है। दिवाली वाली बात नहीं कर रहा हूँ, असली गन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझते हैं ना बात को, समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है या नहीं गन चलाने का? नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास है, अच्छी बात है भाई, ज्यादातर के पास नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तुमने मूवीज में देखा हीरो आता है एक हाथ से AK-47 चलाए जा रहे हैं, उड़ा दिया सबको। सही है, तुम्हारे दिमाग में तो वही पिक्चर है। तुमने कहा चलो आज गन फायर करेंगे, मैं कहा, चलो। तुमने AK-47 उठाई, एक हाथ से उठेगी नहीं उठेगी? उठेगी भी नहीं, भारी होती है बहुत। हो मान लो उठ भी गई, तुमने फायर कर दिया उठाते ही, बैक फायर होगा, तुम गिर जाओगे, गिरा देगी। वही मैं बोल रहा हूँ, स्नाइपर तो और बुरी। बहुत। मैं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इस एग्जांपल से मैं तुम्हें ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब बुलेट आगे जाती है तो क्या वो रिकॉइल मारती है? Yes, sir. और बहुत तेज होती है। अगर तुमको आइडिया नहीं है तो, और तुमने गन शोल्डर पर लगा के मार दिया, शोल्डर तोड़ देगा, शोल्डर तोड़ देगा, पलट देगा तुम। हाँ, बहुत ज्यादा समझ में आया। और ये तो छोटी मोटी गन की बात कर रहा हूँ। अब तुमने क्या बोला, आज तुम चलाओगे क्या कैनन? कैनन के बॉम्ब देखे? Yes, sir. वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कितना बड़ा? हाँ, बहुत बड़े बड़े गोले होते हैं। मुझे लगता है 10-20 किलो के होते हैं। मतलब मैंने लाइव नहीं देखा, हमेशा टीवी पे देखा है। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैनन दो जगह से फायर करी जाती है, ग्राउंड से और टैंकर से भी तो फायर करते हैं। हाँ, और कितनी दूर फायर करते हैं? 10 मीटर या 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर। बहुत दूर फायर करते हैं। तो बहुत तेज फेंकते हैं। तो जब फायर करते हैं तो बहुत तेज रिकॉइल आता होगा, राइट? इसीलिए टैंक को अगर वो बहुत भारी बनाना पड़ता है। अगर हल्का बनाएंगे तो बॉम्ब फेंका खुद भी उड़ जाएंगे। सोचो, उड़ जाएंगे, अपसाइड डाउन चल जाएगी, टूट जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस हुआ था। तो ये सारी समझ में आया ना? ये सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ किस चीज के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, then linear momentum of system is constant. सर्कल करना, मैंने सिस्टम वर्ड यूज करा है। If external force is 0, then linear momentum of system is constant. कोई बात नहीं, 0 लिख देता हूँ अब, ठीक है। If external force is 0, then linear momentum of system is constant. ठीक है, चलो भाई देखते हैं। पहले न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में आता है।
क्या कहता है भाई न्यूटन का सेकंड लॉ? पहले के बाद आएगा, तीसरे के पहले आएगा? बताओ भाई, कौन बताएगा? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स होता है डीपी बाई डी, सही? और ये कौन सा फोर्स होता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब डीपी बाई डी क्या है? 0। अब क्या डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो क्या यहाँ पर P का डिफरेंशिएशन 0 है? इसका मतलब P क्या है? बस होगी। तो कहते नहीं हर क्लास में तुमको बहुत सारा चीज मुझसे मिलता जाएगा, बस सुनते जाओ ध्यान से। सब कुछ कहीं पर भी आ सकता है फिजिक्स में, बहुत कुछ आ सकता है। मैंने बोला मतलब अगर तुम बोलोगे तो मैं बना दूंगा क्वेश्चन, बट वो सीबीएसई लेवल पे काम का है नहीं, वो देखने वाली बात है। कॉम्पिटेटिव में सब बनता है, इम्पल्स वगैरह सब बनता है, ग्राफ से भी बनता है, इंटीग्रेशन से भी बनता है, इसलिए तो उसको फंडामेंटल बोला जाता है। मैथमेटिकल टूल्स हर जगह काम आएगा। इसका मतलब अच्छी बुक्स उठाओ, तुमको बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ दिमाग लगाने के लिए बहुत कुछ है। चलो ट्राई करें इस पे क्वेश्चन हम। ये एग्जाम में आएगा पक्का। पी का मतलब मोमेंटम बोलना चाहो, तब तुम लोग लिखो बुलेट गन प्रॉब्लम। बुलेट गन प्रॉब्लम। हाँ इनइक्वालिटी, इस पे न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। इस पे था, मुझे नहीं पता। फॉर्मूला वगैरह थे कुछ इसमें? अच्छा ठीक है, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, क्या सबको बुलेट दिख रही है, गन दिख रही है? ठीक है, तो मैंने बोला बुलेट गन प्रॉब्लम में एक्सटर्नल फोर्स लगता है नहीं लगता? बताओ भाई। एक्सटर्नल फोर्स उसके अंदर तो गन पाउडर होता है, जब ट्रिगर दबाते हो तो उस ट्रिगर को दबने से क्या होता है, गन पाउडर में स्पार्क होता है, उस स्पार्क से बुलेट फायर होती है। ठीक है, फेंक के मारोगे तो मानूंगा ठीक है एक्सटर्नल है। तो मोमेंटम क्या करोगे? कांस्टेंट। कौन सा मोमेंटम? इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम ध्यान देना, मैंने लिखा है मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सर दोनों इनिशियल अच्छा यहाँ पर सॉरी, ये फाइनल इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ फायर करने से पहले वेलोसिटी ऑफ गन क्या थी? 0। और बुलेट की वेलोसिटी क्या थी? फायर करने से पहले तो नहीं, तो रुकी हुई थी, फायर करने के बाद चलेगी। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? इनिशियली मैंने यूजी, जी मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, गन, और बी का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बुलेट। ठीक है, तो क्या ऐसा बन गया? 0 इक्वल टू मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जो मैं वी लिख रहा हूँ, वी का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, फाइनल, और यू का मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, इनिशियल। तो क्या ऐसा कह सकते हैं माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई? माइनस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। ये ऐसा फॉर्मूला यूज होगा, राइट? ये माइनस साइन क्या बता रहा है?
अपोजिट डायरेक्शन, जिसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं रिकॉइल या बैक थ्रस्ट कह सकते हो। मतलब जिधर भी बुलेट फायर करोगे गन उसके उल्टा जाएगी। इसका मतलब गन को बहुत फर्मली होल्ड करना पड़ता है क्या? बहुत स्ट्रांगली। रॉकेट लॉन्चर होगा, सोचो कितना मुश्किल होगा। ग्राउंड से तो लॉन्च करना आसान होगा, अपने ऊपर से शोल्डर से दिखा देते हैं, लॉन्च करते हैं। आरपीजी पता नहीं कैसे करते हैं। ग्राउंड से तो मैंने देखा, एक मूवी देखी थी मैंने, शायद वंडर वुमन में देखा था, कहाँ देखा था, मार्वल कॉमिक नहीं, डीसी कॉमिक्स की। अच्छा तो उसमें उसमें तो लॉजिकल दिखा मुझे कि वो रॉकेट लॉन्चर होता है, ग्राउंड पे लगा के फायर करते, तो वो तो मुझे सही लगा। ग्राउंड से ही होता है सर, ग्राउंड से हो सकता है, से नहीं होता। बट कई बार मैंने मूवीज में दिखाया सनी देओल लेके आ जा रहा है तो इंडियन बॉलीवुड है सर, सर उसमें लॉजिक नहीं लगता। हो सकता है करते हो बेटा, बट उसके लिए समझ में आया ना, बहुत मैंने, हाँ मतलब पॉसिबल है, ये मैं नहीं करूँगी पॉसिबल नहीं है, बट वो जो लॉन्च कर रहे हैं, एक बात तो, पहली बात तो उस सोल्जर के पास बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरी बात नहीं होता है ना, टाइप होता है कि वही भी कह रहा हूँ, दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो लॉन्च करते हैं उसकी एक रेंज होती होगी। रेंज होती है, अगर लॉन्ग रेंज वाला है तो ग्राउंड से ही फायर होगा, कम रेंज वाला कम रेंज वाला हो सकता है कर देते हो, मतलब मुझे नहीं पता, बट साइंटिफिकली अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई अगर बहुत दूर फेंकना है तो बहुत तेज फेंकना है, और बहुत तेज फेंकना है, जैसे बुलेट है, एक बुलेट है मान लो पिस्टल छोटी वाली, हो सकता है वो 10 मीटर या 50 मीटर तक चलती हो, और एक AK-47 हो सकता है वो 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक फायर करती हो, मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग। स्नाइपर तो अगर अगर 1 किलोमीटर दूर फायर करना है तो बुलेट को बहुत तेज फेंकना पड़ेगा ना, 1 किलोमीटर काफी होता है, तो अगर बहुत तेज फेंकना है तो गन को भी बहुत भारी बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसका रिकॉइल इतना ज्यादा होगा कि एक बार फेंका बस आखिरी बार हो जाएगा वो। मतलब जो स्नाइपर्स वगैरह होते हैं बहुत दूर तक मारते हैं ना, यस सर। और ग्राउंड को कहाँ गन को कहाँ रखते हैं? ग्राउंड पर सर हाथ उसका में भी स्टैंड आता है, वही ट्राइपॉड जो है वो इसीलिए बनाया जाता है, इसके लिए ही होता है, इसीलिए होता है कि खुद से नहीं फायर कर सकते, जिन गन की रेंज बहुत ज्यादा होती है। या बेस्ट एग्जांपल तो मैंने तुम लोगों को दिया, टैंक। टैंक से जब फायर करते हो सोचो ना टैंक कितने भारी बनाते हैं, यस इसीलिए तो बनाया जाता है। के बाद वो आंसर टैंक वाली मिसाइल जो होती है, ऑटोमेटेड मिसाइल होती है, उसका मुझे आइडिया नहीं कैसे फायर करते हैं। करते हैं इसमें 9 एक साथ लगी होती है। हाँ, सर वो उसमें दिखा, अच्छा ओके ओके समझ गया समझ गया आ गया, कहीं देखा मैंने इजराइल वाले वॉर में शायद। ये सर हाँ वही जो वो बोलते हैं उसे, कौन सा बात बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं उसे। इंडिया ने सर नेवी में खरीदी है। हाँ कई बहुत सारे शिप है जिसमें ये सारा सिस्टम डाला हुआ है। अच्छा इंडिया ने नहीं खरीदा है, यस सर। कंट्री से। आयो सबको क्लियर हुआ ये, आगे बढ़े तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो इक्विलिब्रियम। इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, बहुत आता है एग्जाम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। मतलब मैं आइडिया दे दिया, बस क्वेश्चंस बनाते जो। इक्विलिब्रियम का बहुत क्लियर मतलब मैंने क्या बोला, नेट फोर्स जीरो। जब भी कहीं इक्विलिब्रियम दिखे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो का मतलब है जितने फोर्स अपवर्ड है, जितना फोर्स अपवर्ड है उतना ही फोर्स क्या होना चाहिए डाउनवर्ड, जितना फोर्स लेफ्ट में उतना ही फोर्स कहाँ होना चाहिए राइट। तो मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में कह दिया, एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो का मतलब है टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, टोटल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस। इस पे क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ क्या इनसे कॉन्सेप्ट मिलता है, समझ में आता है ना, बस घर पे जाओ जो भी बुक्स है मॉड्यूल्स है उनको उठाओ सॉल्व करो, ना सॉल्व हो तो मुझसे बोलो मैं करके दिखाऊंगा। चलो भाई देखो सबको डायग्राम दिख रहा है, क्या एंगल दिखा 60 डिग्री, ठीक है ध्यान से देखना। मैं इस रोप पे एक टेंशन लगा रहा हूँ T1,
जिसके दो कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है T1 cos 60 और एक दिख रहा है T1 sin 60। किसी को दिक्कत कंपोनेंट में? सही है, सही ना? एक मुझे और रोप दिख रही है क्या, जिसपे लेफ्ट में फोर्स कितना है T2 और 10 kg पे डाउनवर्ड क्या है mg। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो इसका बहुत क्लियर मतलब मैंने बोला था, जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही, तो यहाँ अपवर्ड कौन है T1 sin 60 और डाउनवर्ड कौन है 10 sin 60 क्या होता है, तो क्या T1 आ गया हमारा 20g/√3। सही है, तो मेरा मेन दिमाग कैलकुलेशन में चल रहा है या लॉजिक में? लॉजिक में। अब ये नहीं कि बैठ के जी को 9.8 डाल के क्या आंसर आना है, तो ले ही आओगे तुम। लॉजिक पे ध्यान दो। लेफ्ट में कितना लग रहा है T2 और राइट में कितना लग रहा है T1 cos 60। T1 की वैल्यू क्या है 20g/√3 और cos 60 कितना होता है हाफ। तो क्या मुझे T1 T2 भी मालूम हो गया 10g/√3। न्यूटन। सही बात है ना? यस बस आ गया। हाँ, क्योंकि मैंने बोला था वाई वाले फोर्स बैलेंस होने चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट में उतना लेफ्ट में। और आसान टॉपिक और एग्जाम में देखना तुमको मिलेंगे सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। मतलब ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं। मॉडल में मैंने खूब सारे क्वेश्चन डाले हैं, इन पे करोगे देखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और मैंने कहा नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाएगी, तुम्हें पिछले चैप्टर आसान लगने शुरू हो जाएंगे, बट उसके लिए जरूरी है कि घर में बैठ के पढ़ो। हाँ हाँ, मैंने बोला था लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले क्या बोला था, आसान लगेगा ये चैप्टर, आगे और तुम्हें आसान लगेगा, वर्क पावर और आसान लगेगा। शुरू हुआ चैप्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है ना एक साथ, और तुम्हें इतनी आदत नहीं होती इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करने की। तो घबराओ नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ चैप्टर आसान है कुछ मुश्किल है, जो आसान लगे उसको कर डालो और जो मुश्किल लगे उनमें लगे रहो, वो भी धीमे धीमे सही हो जाएंगे। और शुरुआत में हर किसी को बहुत प्रॉब्लम आती है, हर स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो घबराओ नहीं, बुक उठाओ सॉल्व करो और जो डाउट आए मुझे पकड़ो। आगे बढ़े, ठीक है। चलो और देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल पेंडुलम समझते हो? सिंपल पेंडुलम एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो भाई, क्या सबको ये रोप दिख रही, इसकी लेंथ L है और एक स्टोन दिख रहा है, इसका मास M है, तो क्या इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा और टेंशन अपवर्ड, तो T किसके इक्वल है mg। सही है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अब मैंने इस पे एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया मिड पॉइंट पर। सिंपल पेंडुलम जो था उसकी रोप के मिड पॉइंट पे मैंने एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया, इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है, लॉजिकली तुमको क्या महसूस हो रहा है, क्या होना चाहिए? जिधर फोर्स खींचोगे रोप उधर खींच जाएगी, तो क्या रोप ऐसी हो जाएगी? कुछ अजीब है, सही लगा? ठीक बात है ना? तो क्या रोप पहले वर्टिकल थी, अब कुछ एंगल पे आ जाएगी, सोच लो। ठीक बात बोली? स्टोन का वेट कहाँ लग रहा है? नीचे, है ना? सही है। पहले टेंशन T था, ये T1 था, तो अभी टेंशन T1 होगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा, अब T2 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल बदलने में टेंशन भी बदलेगा। क्या T2 के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं? एक cos थीटा दिख रहा है और एक sin थीटा दिख रहा है। क्या लगता है T2 sin थीटा क्या करेगा? इक्वल टू F। और T2 cos थीटा क्या करेगा?
तो अगर एग्जाम में कहता है एंगल निकालो तो क्या करोगे? अगर कहता है एग्जाम में एंगल निकालो तो डिवाइड करने से कुछ फायदा होगा? एफ बाई, तो यहां से थीटा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? सही। मैं कह रहा हूँ अब मुझे टेंशन चाहिए, टेंशन कैसे निकालूं? परफेक्ट है बट वो प्लान बी है। जो तुमने बोला परफेक्ट है बट वो प्लान बी है। रीजन, मैं इंडिपेंडेंट आंसर हमेशा निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर थीटा, मान लो थीटा निकाल ही नहीं पा रहे, मान लो tan थीटा क्या आ गई है 5/39, क्या बोला, ध्यान दिया? वो कह रही साइन या कॉस यूज करो। कहां से निकालोगे? निकल तो जाएगा, बट मैंने कहा दैट इज प्लान बी। मैं चाहता हूँ प्लान ए लगाओ। प्लान ए का मतलब है T2 साइन थीटा कितना है? F, और T2 कॉस थीटा कितना है? mg। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बोला टेंशन निकालो, तो बिना थीटा निकाले मैं टेंशन निकाल दूंगा। कैसे? ध्यान से देखो, T2 साइन थीटा दिख रहा है, होल स्क्वायर कर दिया। T2 कॉस थीटा दिख रहा है, होल स्क्वायर कर दिया। अब इनको कर दिया ऐड, तो ऐड करने से क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। सही बात है ना? तो टेंशन कितना आ गया? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। जो तुमने बोला था वो भी परफेक्ट था, गलत नहीं था, उससे भी आंसर आ जाएगा। तब प्रॉब्लम, तो दोनों तरीके पता होने चाहिए। अगर तुम थीटा को निकालकर फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डालना चाहते हो, इट इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। बट क्या मैंने थोड़ा और बेटर तरीका सिखाया? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा इंडिपेंडेंट आंसर निकालूं, कि थीटा में अगर तुमसे गड़बड़ हो गई तो कम से कम टेंशन तो सही निकल जाए। नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, हो गया? करो, इसके बाद मैं बुक में टिक करा दूंगा कौन कौन सा तुम लोग ट्राई कर सकते हो। एनसीईआरटी मॉड्यूल तो सारे ही करने हैं, ट्राई करते रहो, सीखते रहो। और जो डाउट है, जिस दिन डाउट क्लास बोलो, डाउट लेकर आओ, खूब सारे डाउट लेकर के आओ। अच्छा, और अगर देखो शांति से बैठो तो एक क्लास में कितना कितना कवर होता है नोटिस करा तुमने? बहुत सारा मैं कवर कर दूंगा। और मैं कहता हूँ ना एग्जाम टाइम में क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक क्लास में बहुत कुछ करा दूंगा मैं। वर्क पावर देखना, 2 क्लास में बहुत सारा पढ़ा दूंगा, ऑलमोस्ट सारा पढ़ा दूंगा। बट वो आराम से बैठ के सुनो क्या बताया जा रहा है, और जहाँ डाउट है पूछो। संडे करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। चलो देखें, चलो भाई सब लोग एनसीईआरटी खोलो और अपने अपने बुक में टिक करते जाना। 2 मिनट देख लो बेटा क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाए क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या अरिस्टोटल पॉलिसी लिखा हुआ है? इसका अलावा अरिस्टोटल ने कोई बात बताई थी जो सही थी या गलत थी? गलत थी, गलत थी। सुन लो ध्यान से, भी मैं कहता हूँ सुन लो, इतना पूरा पैरा जो पढ़ोगे वो मैं समझा दूंगा अभी। अरिस्टोटल पॉलिसी का मतलब अरिस्टोटल ने कोई बात बताई थी जो बाद में मालूम हुआ गलत है। इन्होंने बताया था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। रफ सरफेस पे इनकी बात सही थी, बट अगर स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस से एक बार धक्का दे तो बस चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो अगर तुम 100 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड बना दो स्मूथ, और मैंने तुम्हारा मोबाइल हल्के से धक्का देके छोड़ दिया, तो 100 किलोमीटर निकल जाएगा वो। ठीक है, आइडिया ले लो कि भाई क्या है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक कर लो।
लास्ट क्लास हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया, इनर्शिया क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टिक करो अपनी बुक में। बता दिया मैंने इसको। मैं जो बताता हूँ वो अंडरस्टैंडिंग है, बुक की लैंग्वेज याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 5.1 होमवर्क, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना। एग्जाम्पल 5. सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टिक करो। देखो उसमें बताया गया मोमेंटम के बारे में, आज हमने डिस्कस करा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। ठीक है, तो वो क्या ये डायग्राम दिखाया गया है, बॉल को कैच कर रहे हैं तो हाथ ऊपर ला रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, नीचे से जा रहा है। तो टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना। ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद इस रोप वाले एग्जाम्पल को टिक करो। इस रोप वाले एग्जाम्पल में ये बताया जा रहा है कि एक रोप को हमने स्टोन से कनेक्ट करा और सर्कल में घुमा दिया। अब अगर सडनली रोप टूट गई, ब्रेक हो गई, तो स्टोन कहाँ जाएगा? हमेशा टेंजेंशियल, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केस। ठीक है, इसको रीड करना है, बुक को रीड करोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, समझ पाओगे क्या लिख रहा है ये। ठीक है, तो क्या न्यूटन सेकंड लॉ मैंने कुछ बताया, और लॉ है तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो है तो है। न्यूटन ने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। देखो बुक में ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फोर्स कौन सा होना चाहिए? एक्सटर्नल। और ये कौन से मोमेंटम की बात कर रहा है? मतलब मुझे दो टाइप के मोमेंटम पता है, अभी लीनियर की बात चल रही है। ठीक है, टिक कर लो, ये मैंने करवा दिया लास्ट क्लास में, राइट। तो क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, F = ma? ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जो बस वाला एग्जांपल है, टिक करो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, बलून से अगर स्टोन को गिराओगे, याद करो कैनेमेटिक्स में, तो बलून नीचे जाएगा, स्टोन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं कि एक पर्सन कहाँ पर है, बस के अंदर बैठा है और कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो देखो ये कुछ लिखा हुआ है येलो कलर से, जो भी बस या ट्रेन, इसका कुछ भी एक्सेलरेशन हो, अगर एक बार तुमने उसको छोड़ दिया तो इस पे सिर्फ हवा में एक्सेलरेशन एक ही लगेगा, कौन? जी। अगर एक स्टोन एक बार एयर में आ गया तो उसको बस के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं, उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, mg। ये बोलना चाह रहा है। इस पे भी मैं क्वेश्चन दूंगा करने को घर पे, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ दोबारा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में है, फ्री फॉल, तो पक्का उस पे एक्सेलरेशन कितना होगा? जी, जी, mg। अगर फोर्स करो तो mg। तुमने ग्राउंड से फेंका, एरोप्लेन से फेंका, बस से फेंका, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो एयर में है तो पक्का फोर्स mg लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 5.2 जरूर करना चाहिए, इजी क्वेश्चन, कर लोगे आराम से। 5.3 इजी है, उसको क्या टिक करो, इम्पल्स। क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला, इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन या फिर चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम में भी क्लियरली बोला पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, 5.4 इस पे इंपॉर्टेंट हो, ये आ सकता है एग्जाम। फाइव पॉइंट फोर पे मैंने इंपॉर्टेंट बोला, तो पहला क्वेश्चन है जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट बोला, बाकी सब प्रैक्टिस वाले थे, ये आता है एग्जाम में। तो क्या आज हमने ऐसा क्वेश्चन करा कि बॉल गई, बॉल से टकरा के वापस आ गई, वैसा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना। न्यूटन थर्ड लॉ टिक करो। क्या बुक में लिखा है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मिल गया? ठीक है, क्या हमने लास्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियस होते हैं? देखो ये लिखा है क्या बुक में?
ऐसा नहीं कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, सेम टाइम पे होते हैं। ठीक है, ठीक है। 5.5 हमने कर लिया आज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में 3 मार्क्स से। एक बार दोबारा तुम लोग घर पे ट्राई करना चाहिए, और भी एग्जाम टाइम है, मतलब मेहनत कर लो। क्या नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बुलेट गन की बात कर रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट मिला, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। आइसोलेटेड का मतलब समझ में आया? नो एक्सटर्नल फोर्स, वेरी गुड। आइसोलेट का मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। कार के अंदर बैठकर तुम कार को धक्का दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। ठीक बात बोली? ठीक है, उसके बाद इस पे मार्क कर लो, ये प्रूफ है इसका। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इसको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम देखा? इक्विलिब्रियम का बहुत क्लियर मतलब मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स क्या होगा? 0। ठीक है, क्या सिंपल पॉलिनोमियल वाला कोई क्वेश्चन करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ, सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है देखने में मुझे, ये सिमिलर है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आ जाऊं। हाँ, एक्सरसाइज में देखो कौन कौन से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट करूंगा। नहीं नहीं, मतलब 2-3 क्लास लगेंगे बीच में, 2-3 क्लास। देखो 5.1 पे मार्क करो, कर सकते हो। 5.2, 5.3 मार्क करते हैं, जिससे तुम्हें पता रहे कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 5.5, 6, 7, 8, 10। 10 पे पॉइंट लगाना, यानी एग्जाम में आता है बहुत, 3 मार्क्स में। 11, ये भी 3 मार्क्स में आता है। 12, 13 वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये केस मैंने पढ़ाया नहीं है, लिफ्ट प्रॉब्लम। ये तो लिफ्ट प्रॉब्लम हाँ। है ना, इसमें जब ऊपर जाएंगे तो हमारा जो मास होगा बॉडी का वो कम हो जाएगा। देखेंगे, मैंने 13 पे वेरी इंपॉर्टेंट बोला है, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट बोला मैंने इसको, मतलब एग्जाम में आता है ये। 14 कर सकते हो, इम्पल्स के बारे में आज हमने डिस्कस करा, राइट। ठीक है, 15 कर सकते हो, आज कनेक्टेड मोशन पढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल वाला। एटवुड मशीन करा दी लास्ट क्लास में, पुली वाला। तो 16 भी कर सकते हो। 18, 19 का हिंट है, बुलेट गन प्रॉब्लम है क्या? कर सकते हो, मजल वाला आज हमने पढ़ा। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 22, 23 पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक करूँ फिर आगे बढ़। तो मेरा टारगेट है अगली 2 क्लास में फ्रिक्शन इसको सारा करा दूंगा। ठीक है।